बिल्कुल, और देखिए शुरुआत हम कर रहे हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ के आतंकवादी हमले को बीजेपी का स्टंट करार दिया। चन्नी के इस बयान पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने चन्नी को उनके इस बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान की बीजेपी ने निंदा की है। जो उनकी शहादत है उनका अपमान करने का किसी को भी हक नहीं है, और मैं जो बयान चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया है, मैं उनके इस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उनको अपने इस बयान के लिए सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी चन्नी के बयान पर कांग्रेस को हद में रहने की नसीहत दी है। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। इनके बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के खालिस्तान या दूसरे आंदोलनों का समर्थन करते हैं। पंजाब को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। आप अपने में रहिए। पुंछ के बारे में क्या आपको पता है? कभी जाकर के देखा भी है? पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले के तार चीन से जुड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। पुंछ के आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले में आतंकियों ने अमेरिका में बने M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया। इस हमले में भारतीय वायुसेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि स्टील की ये गोलियां चीन के जरिए पाकिस्तान पहुंचती है और फिर वहां से सेना के जरिए आतंकियों को इसकी सप्लाई की जाती है। अब आतंकी उसी गोलियों का इस्तेमाल सेना के खिलाफ हमले में कर रहे हैं। पीतल की गोली की तुलना में स्टील की गोलियां सस्ती और घातक भी होती हैं। बहरहाल शनिवार को हुए आतंकी हमले में वायुसेना के कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए, जबकि एक की स्थिति गंभीर है। अन्य 3 जवान खतरे से बाहर बताए जाते हैं। भारतीय वायुसेना ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। पहाड़े 2011 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। बताया जाता है कि हमले में शहीद हुए विक्की पहाड़े 15 दिन पहले ही बहन की शादी से ड्यूटी पर लौटे थे। आज पहाड़े का पार्थिव शरीर विशेष विमान से नागपुर पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान के बाद मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा कि कांग्रेस झूठी बातें फैला रही है, ये उनका नहीं पूरे देश का अपमान है। लेकिन इस तरह से झूठी बातें कहना, पसराना यानी फैलाना, मुझे लगता है कि ये सीरियस मामला है। सिर्फ मेरी बदनामी नहीं हुई, जो 166 लोग जो मर गए नहीं कसाब के हमले में, तो उन सभी को इंसल्ट उनका हुआ है। और इनडायरेक्टली क्या आप पाकिस्तान का कोई एजेंडा इस प्रकार चलाना चाहते हो? क्या कसाब को आप इनोसेंट करना चाहते हो? ये बड़ा सवाल है। नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी उज्जवल निकम के खिलाफ दिए बयान से नाराज। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार के उज्जवल निकम के देशद्रोही वाले बयान के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा आक्रामक है। नागपुर में वडेट्टीवार के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा के बावजूद बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल वडेट्टीवार ने दावा किया कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मुंबई पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई थी वो कसाब की बंदूक से नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी की बंदूक से चली थी जो आरएसएस समर्थित थे। वडेट्टीवार के बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत करकरे की शहादत का अपमान किया है। ये जो अटैक हुआ 2008 में हुआ, 2008 से 2014 तक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय सोए हुए थे। पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और पाकिस्तान में भी इस बात को कबूला कि यहाँ पर जिस प्रकार का आतंक है वो कसाब ने किया है। और हमारे ही देश में कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है
कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, यह शहीदों का अपमान है, यह पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने उज्ज्वल निकम के बारे में क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। पीओके के भारत में विलय को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सियासी उबाल आ गया है। राजनाथ सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग खुद पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उनके इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन उमर अब्दुल्ला ने भी पीओके पर राजनाथ सिंह के बयान को लेकर तंज किया। रोका किसने उनको, किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं, जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के बीच पाकिस्तान और पीओके का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रैलियों में पहले भी पाकिस्तान और पीओके का जिक्र कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पीओके का भारत में जल्द विलय होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मुसलमानों को लेकर दिए बयान को राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी प्रहार किया। इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, इस स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इस स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। यूपी के धौरहरा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में संविधान लागू नहीं किया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था। कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी। ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अयोध्या धाम में दिव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें श्री रामलला के दर्शन और पूजन का परम सौभाग्य मिला।
भगवान राम की भक्ति में डूबे पीएम मोदी। अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाते पीएम मोदी। जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे, जहां पीएम भक्ति की शक्ति के वशीभूत दिखे। पीएम मोदी की ओर से जारी वीडियो में भगवान श्री राम का अद्भुत श्रृंगार दिखा। पुरानी मूर्ति का अलौकिक दर्शन भी वीडियो में दिखाया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने भगवान श्री राम के आगे समर्पित भाव से अपनी अर्जी लगाई, दंडवत हुए। पीएम ने भगवान रामलला के दर्शन के साथ ही उनकी आरती की और अपनी श्रद्धा प्रकट की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्री रामलला के दर्शन और पूजन का परम सौभाग्य मिला। पूजन के बाद पीएम मोदी ने श्री राम भक्तों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के नगर कर्नूल में अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा पीएम ने सब कुछ एक आदमी को दे दिया। बीजेपी 2-3% लोगों की पार्टी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया, 22 लोगों के लिए किया। अडानी जैसे अरबपतियों का उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। और किसानों का, मजदूरों का ये कभी कर्जा नहीं माफ करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में कई रैलियों को संबोधित किया। इन रैलियों में अमित शाह ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे हुए थे। चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि देश भर में जीएसटी लगता है, लेकिन तेलंगाना में आरआर टैक्स लगता है। अमित शाह ने आरआर टैक्स का मतलब भी समझाया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनाई, उन्होंने अपने तेलंगाना राज्य को कांग्रेस का एटीएम बना दिया। देश भर में जीएसटी लगता है, यहां आरआर टैक्स लगता है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स है, मालूम है आरआर टैक्स क्या है? राहुल रेवंत टैक्स का नाम आरआर टैक्स है। हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिल्ली के दरबार में भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी को। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना का यह ऑपरेशन। हमले के बाद पुंछ राजौरी के जंगलों में तलाशी ली जा रही है। आपको संवाददाता अंकित भट्ट की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि राजौरी और पुंछ के इलाके में जब आतंकियों की तरफ से कोई कायराना हरकत की जाती है तो उसके बाद राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में बने नेचुरल केव्स में आतंकी जो है वो हाइड आउट की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे जाबाज जवानों से बच सके। लेकिन इन सब के बीच लगातार सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन राजौरी और पुंछ के इलाके में चल रहा है ताकि आतंक की इस इलाके में कमर तोड़ी जा सके। इस समय हम घने जंगलों में मौजूद है और लगातार सुरक्षा बल इन घने जंगलों को सर्च कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से कई जगहों पे आपको नेचुरल केव्स भी दिखेगी, जहां पे लगातार सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जवान जो है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। लगातार ये देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में यहाँ पर सर्च करते हैं। ये देखते हैं कि कहीं इन नेचुरल केव्स या फिर इन घने जंगलों के अंदर आतंकी तो नहीं छुपे। हमने कई बार देखा कि राजौरी पुंछ के अंदर किस तरीके से हमारे इन जाबाज जवानों ने कई बार जो हाइड आउट्स आतंकियों की तरफ से बनाए जाते हैं उनको बस्ट किया है। तो वहीं पुंछ के अंदर जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के वाहन पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद जो सर्च का दायरा है वो लगातार बढ़ाया गया। राजौरी और पुंछ के इलाके में लगातार सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च किया जा रहा है और घने जंगलों में भी लगातार जवान जो है वो सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। तेजस्वी यादव रविवार को जब चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट लौटे तो उनकी सेहत काफी खराब नजर आ रही थी। हालत ये थी कि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की कमर में खिंचाव इतना बढ़ गया है कि वो व्हील चेयर पर आ गए हैं। व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही तेजस्वी ने एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी के लिए पीरजादा शब्द का इस्तेमाल किया। वो पीरजादा मतलब बुजुर्ग, पीरजादा है इसलिए हमको जो है शहजादा कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप पीरजादे हैं, झूठ ज्यादा है, सच कम है, मुद्दे की बात नहीं करते, बेकार की बात करते हैं, और कोई बात तो है नहीं। एक नौकरी, रोजगार, पलायन, गरीबी, महंगाई, ये असंभव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल गया तो असंभव है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस दफ्तर की गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। दर्जनों गाड़ियों पर यह बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो ये तस्वीरें अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी कई सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है करीब दर्जन भर गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपनी ही पार्टी के नेता को थप्पड़ जड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 30 सेकंड ये रिपोर्ट देखिए। ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं, जिनकी थप्पड़ मारते हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल डीके शिव कुमार हावेरी जिले के सावनूर में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद असूती के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। जैसे वो अपनी कार से उतरे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनके कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी खिंचवाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। हाथ रखते ही उन्होंने कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान। अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। दोनों चरणों में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई। तीसरे चरण के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तीसरे चरण में कल गुजरात की सभी 25 सीटों पर होगी वोटिंग। तीसरे चरण में कुल 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। कल कर्नाटक की बची सभी 14 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। शिमोगा, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर में डाले जाएंगे वोट। पीएम आज ओडिशा और आंध्र में करेंगे चुनाव प्रचार। ओडिशा के बहरामपुर, नवरंगपुर में रैली को करेंगे संबोधित। ओडिशा के बाद आंध्र के राजमुंद्री और अनाकपाल्ले में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष का बयान, कहा लोगों में पीएम मोदी को लेकर भारी उत्साह। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कृष्णानगर में रोड शो। बिहार के उजियारपुर में आज अमित शाह की जनसभा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के लिए वोट मांगेंगे। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर को 72 घंटे के लिए सील किया गया। सुरक्षा के लिए इंतजाम। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी की जीत का जश्न भारत में नहीं पाकिस्तान में मनेगा। कांग्रेस नेता वडेट्टीवार के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कहा बयान के लिए माफी मांगे। वडेट्टीवार पर फडणवीस का पलटवार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पीएम ने कहा शहजादों ने वोट के लिए आतंकवाद पर नहीं करने दी कार्रवाई। कांग्रेस ने एजेंसियों के हाथ बांधे रखे। पीएम ने राहुल अखिलेश पर किया पलटवार, बोले तुष्टीकरण की राजनीति शहजादों के अस्तित्व की मजबूरी। पीएम का एसपी पर निशाना, कहा एसपी सरकार में आतंकियों के स्लीपर सेल थे, वो आतंकियों के मुकदमे वापस लेते थे। पुंछ हमले पर चरणजीत चन्नी का विवादित बयान, बोले बीजेपी को जिताने के लिए किया गया स्टंट। चन्नी के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा चन्नी का बयान घटिया, कांग्रेस ने हमेशा की दलाली।
अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग को पार्टी में किया शामिल। सुशील कुमार रिंकू ने चन्नी के बयान पर सवाल उठाया, कहा चन्नी ने सैनिकों की शहादत का अपमान किया। पुंछ आतंकी हमले पर कांग्रेस का बयान, कहा इंडिया गठबंधन आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया मजबूत तंत्र। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस 1 साल 1 पीएम के फॉर्मूले पर चल रही है, इससे देश का भला नहीं होगा। पीएम के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, पीरजादा मुझे कह रहे हैं शहजादा, बिहार में बीजेपी का सफाया तय। पीएम के अयोध्या दौरे पर संजय राउत का तंज, बोले बीजेपी चुनाव में पिछड़ी इसलिए पीएम राम के नाम पर वोट मांग रहे। पीएम के शहजादे वाले बयान पर मीसा भारती ने कहा, उन्हें शब्दों पर देना चाहिए ध्यान। तेजस्वी ने 5 लाख युवाओं को दिया है रोजगार। कांग्रेस ने बीजेपी पर अमेठी कार्यालय में हमले का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के गुंडों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी जानलेवा हमला हुआ, हमले के दौरान पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। शिंदे ने कहा बाला साहेब चाहते थे आम शिव सैनिक बने सीएम, पीएम मोदी ने शिव सैनिक को सीएम बनाकर उनका सपना पूरा किया। टीवी9 भारतवर्ष पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बड़ा बयान, कहा बाला साहेब उद्धव को नहीं आम शिव सैनिक को बनाते सीएम। कांग्रेस के बयान पर सीएम धामी का पलटवार, कहा देश में मोदी की लहर है, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू, राहुल को अमेठी की जनता पर भरोसा नहीं। टीवी9 से बोले पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मंडाविया, कहा कि इंडी गठबंधन एकजुट नहीं, इसलिए एनडीए की बढ़ेगी सीटें। सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी मांग रही है 15 साल नौकरी दे रही है, 4 साल अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म। पीएम ने अयोध्या में किया रोड शो, कहा रामलला के दर्शन का मिला सौभाग्य, देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद आज नई दिल्ली सीट से करेंगे नामांकन, कल बीएसपी में हुए थे शामिल। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज दाखिल करेंगे नामांकन, 25 मई को होगा मतदान। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा देश भर में जीएसटी, तेलंगाना में लगता है राहुल रेवंत टैक्स। चुनाव के बीच एनसीपी शरद चंद्र के अध्यक्ष शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, आज के सभी कार्यक्रम किए गए रद्द। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में रोड शो किया, कहा फिर बीजेपी सरकार बनना तय। कांग्रेस ने शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी में रोड शो किया, कहा नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना है। शरद पवार के पोते रोहित पवार का बयान, कहा कि हम जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा अमेठी की जनता का मिलेगा आशीर्वाद। अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना को 8 मई तक एसआईटी रिमांड, कोर्ट ने एचडी रेवन्ना को एसआईटी रिमांड पर भेजा। बदायूं में एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ, बीजेपी ने मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का 18 विदेशी दलों के नेताओं को लेकर बीजेपी पर निशाना, कहा 18 दलों में 8 माओवादी आदर्शों से प्रेरित। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा का इस्तीफा, कहा कि छत्तीसगढ़ की घटना में मुझे नहीं मिला न्याय, आहत होकर इस्तीफा दिया। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी को तत्काल हटाने का आदेश दिया, 6 मई तक डीजी रैंक के 3 आईपीएस अधिकारियों के मांगे नाम। लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा, यूपीटी नेता विजय कारंजकर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। यूक्रेन का दावा, चासीक में रूस के 25,000 सैनिकों को लगा जमावड़ा, डोनेट्स्क के गांव में रूस का कब्जे का दावा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी में 7 घायल, 4 की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। यूक्रेन का स्वीडिश होवित्जर से रूस पर घातक हमला, अटैक में रूसी होवित्जर तबाह। यूक्रेनी सैनिकों का 2S7 पियोन से रूस पर घातक हमला, अटैक में रूस को भारी नुकसान। खैरसौ की नदी में जा रही रूसी नाव पर यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार, हमले में कई सैनिकों की मौत। रूसी हमले को यूक्रेन ने नाकाम किया, ब्रैड सुरक्षा से M2A2 ब्रैडली पैदल सेना की गाड़ी को बचाया। डोनेट्स्क के माइखोवा पर रूस का हमला, रूसी हमले में 3 घायल। खैरसौ में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम, रूस ने यूक्रेन को ड्रोन के इंटरसेप्ट किया। सेवरेस्क में रूसी सेना का होवित्जर से विध्वंसक हमला, रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। डोनेट्स्क में रूस का ड्रोन और आर्टिलरी से हमला। यूक्रेन पर रूसी सेना की मिसाइल स्ट्राइक, सुखोई 25 ने यूक्रेनी ठिकानों पर गिराई मिसाइल। यूरोप पर न्यूक्लियर खतरे के बीच नाटो की जंगी तैयारी तेज, रूसी बॉर्डर के पास 32 देशों की सेनाएं
दिखा रहे हैं दमखम। क्रीमिया पर हुए यूक्रेनी अटैक के बाद रूस की अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा आग से न खेले पश्चिमी देश। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का घातक हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की भीषण बमबारी। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह का जोरदार हमला, रॉकेट लॉन्चर और मैनपैड के हमले में आईडीएफ के कई सैनिकों की मौत। दक्षिणी गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चर साइट और कमांड सेंटर पर आईडीएफ का हमला। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर सकते हैं रूस और चीन, यूएस स्पेस पॉलिसी के सहायक सचिव का दावा। मुंबई की लोकल ट्रेन में 55 साल के शख्स पर बेल्ट और चाकू से हमले में मौत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है पुलिस, बाकी आरोपियों की जा रही है तलाश। बाबरी के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने घर पर लगाया मोदी का पोस्टर, मोदी का परिवार वाला पोस्टर लगाया। चुनाव के बीच एप्टीट्यूड टेस्ट पर ईसी ने बीएमसी अधिकारी को नोटिस दिया, ईसी ने एप्टीट्यूड टेस्ट न कराने का आदेश दिया। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में मारपीट, 5 से ज्यादा घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीपुर हत्याकांड की साजिश का खुलासा, तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू गैंग ने रची साजिश, 2 शूटर गिरफ्तार। पुंछ आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, आतंकियों ने अमेरिकी M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया। जवानों को टारगेट करने के लिए स्टील की गोलियों का इस्तेमाल हुआ, 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चन्नी के बयान को बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने बताया सेना का अपमान, कहा कि कांग्रेस हमेशा शहादत का अपमान करती है। भारतीय वायुसेना ने पहाड़ी के निधन पर जताया शोक, एयर चीफ मार्शल ने पहाड़ी को सलाम किया, परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारतीय सेना और पुलिस के ऑपरेशन भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर के पास मिला ड्रोन, सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को खेत से बरामद हुआ टूटा ड्रोन। जम्मू रजौरी नौशेरा राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ, पुल से फिसलकर नदी में कार गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। दिल्ली में नकली मसाला बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के साहिबाबाद में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग के बाद अफरा तफरी। मेरठ में बस रिपेयर कारखाने में भीषण आग लग गई, कई बसें जलकर खाक। इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर टाइल्स से भरा ट्रक पलटने से लग गई आग, ड्राइवर कंडक्टर गंभीर तौर पर घायल। झारखंड के रांची में बीएसएनएल ऑफिस के स्टोर रूम में भीषण आग लगी, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा में भीषण आग लग गई, दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक। एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया। पहलवान बजरंग पुनिया ने एजेंसी पर उठाए सवाल, कहा टेस्ट के लिए एक्सपायरी किट की इस्तेमाल किया गया। सस्पेंड होने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि मैंने कभी भी नाडा अधिकारियों को डोप टेस्ट देने से इंकार नहीं किया। नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगा, 6 गिरफ्तार। बाड़मेर में नीट की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, छोटे भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा दूसरा भाई। राजस्थान के जोधपुर में तैनात एसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई, बेकाबू होकर खाई में पलट गई थी एसआई सर्जल मलिक की कार। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। के कविता की जमानत पर आज फैसला सुनाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट। तेलंगाना समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। आईपीएल के मैच में कोलकाता ने लखनऊ को 98 रन से हराया। आज आईपीएल के मैच में मुंबई और हैदराबाद के बीच टक्कर है। आइए शुरुआत करते हैं पहली वीडियो ब्रेकिंग के साथ, जो ब्राजील से है। ब्राजील में भारी बारिश के चलते हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले 80 सालों में ऐसे हालात ब्राजील में कभी नहीं बने। ये तस्वीरें आपके सामने है। ब्राजील के रियो ग्रांडे राज्य में भारी बारिश से बाढ़ आई है। बाढ़ के चलते 75 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है इसमें 100 से ज्यादा लोग लापता है। बाढ़ में फंसे 88,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का इस दौरान दौरा भी किया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग इस बीच आपके सामने। ब्राजील के बाढ़ग्रस्त रियो ग्रांडे राज्य का नया वीडियो है। ये इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में इस वक्त ब्राजील है। ब्राजील की बहुमंजिला इमारतें बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें आप इसी इलाके की देख रहे हैं, जहां कई लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो तस्वीरें ब्राजील की हैं, जहां पर इस वक्त भीषण बाढ़ से जूझ रहा है ये देश। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस राज्य की है ब्राजील के, वहां पर
बहुत ऊंची ऊंची इमारतें भी आपको पानी से घिरी हुई नजर आ रही हैं। तो इस वक्त बाढ़ग्रस्त ब्राजील की ये तस्वीरें आपके सामने। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, ब्राजील में 80 सालों की सबसे भीषण बाढ़ की तस्वीरें। ये आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किस तरीके से स्थानीय लोग पानी में उतरे हैं। यहाँ ह्यूमन चेन इनकी तरफ से बनाई गई है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। नाव को उतारा गया है लोगों की मदद के लिए। इन तस्वीरों में आपको स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि बाढ़ग्रस्त इन इलाकों से सुरक्षित बाहर निकला जा सके। तो रस्सी से एक के बाद एक कई नावों को बांधा गया है जिसमें लोगों को बिठाकर यहां से बाहर निकाला जा रहा है। यहां तस्वीरों में आप देखिए कुछ लोग आपको पानी में नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार इनकी ह्यूमन चेन बनाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, बाढ़ की चपेट में ब्राजील का पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रनवे पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो एयरपोर्ट के रनवे की है। रनवे पर खड़े प्लेन बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। बाढ़ का जो असर है वो साफ तौर पर अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। रनवे पर भी कई फीट तक पानी भर गया। 5वीं वीडियो ब्रेकिंग इस बीच आपके सामने, मुंबई लोकल ट्रेन में बुजुर्ग की हत्या को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यहां बेल्ट और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई एक बुजुर्ग की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली, पूरी घटना तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग। इस मामले ने हर किसी को हैरान किया है। मुंबई लोकल में एक बुजुर्ग की हत्या का ये वीडियो आपके सामने है जहां बेल्ट और चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। छठी वीडियो ब्रेकिंग, मेरठ में बसों के कारखाने में भीषण आग लग गई अचानक से। आग लगने वाली जगह के बराबर में एक पेट्रोल पंप भी था। कारखाने मौजूद लेबर ने भागकर बचाई है अपनी जान। कारखाने में खड़ी बसें धू धू कर कैसे जल रही हैं तस्वीरें आप देखिए। सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ियां पहुंचने का आरोप है। काफी देर के बाद दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची। वो तो बात सही है, जिनकी बसें जल रही उनका देखो भैया 7-8 बसों में आग लगी है। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम में आग लगने से यह हादसा हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। बताया जा रहा है कि केमिकल की फैक्ट्री है ये, और यहां पर एक ड्रम जिसमें केमिकल भरा हुआ था उसमें आग लगती है और इसके बाद पूरी की पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ जाती है। लाखों का नुकसान इस आग में हुआ है। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग, हाईटेक हथियारों से यूक्रेन का पलटवार जारी है। 203 mm पियोन से रूसी जवानों पर हमला किया गया। यूक्रेनी को पश्चिमी देशों से लगातार हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेनी सेना को हाईटेक हथियारों से रूसी फोर्स पर हमला किया जा रहा है। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा पट्टी पर इजरायल का एक बार फिर से बड़ा हमला। हमले के बाद दूर तक दिखा धुएं का गुबार। हमास हमले के बाद आईडीएफ ने रोकी गाजा की मदद। राहत सामग्री ले जा रही गाड़ियों को आईडीएफ ने रोका। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी हमलों से रूसी होवित्जर तोप तबाह। स्वीडिश 155 mm होवित्जर से यूक्रेन ने हमला किया। रूसी कब्जे की साजिश को नाकाम किया गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, यूक्रेन के खेरसो में रूसी बोट पर बड़े हमले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले के वक्त बोट पे कई रूसी जवान मौजूद थे, ऐसी खबर सामने आ रही है। हमले में सभी रूसी जवानों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, यूक्रेन ने रूसी हमले को नाकाम किया है। कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन का
पलटवार, यूक्रेन ने जारी किया है हमले का वीडियो। अगली बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका के लॉस एंजलिस में देर रात फायरिंग की खबर सामने आई। गोलीबारी में 7 लोग घायल हो गए, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में इस वक्त एलए की पुलिस जुटी हुई है। 4वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर रूस का विनाशक प्रहार हुआ है। यूक्रेनी टैंक पर रूस ने ड्रोन से हमला किया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। हमले के बाद भागते दिखे यूक्रेनी जवान। और इस बीच अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। खार्किव में रूसी पोजीशन पर लैंसेट ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह। और चलिए अगली वीडियो ब्रेकिंग। मरिंका में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूरा इलाका। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। बंगाल में जिम में महिला के साथ बदसलूकी हुई है। जिम ट्रेनर ने महिला के साथ बदसलूकी की है। जिम ट्रेनर ने महिला को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सामने आया। और देखिए इस बीच झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीएमएलए के तहत करीब 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर। तो झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और जानकारी यह है कि पीएमएलए के तहत करीब 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। झारखंड के मंत्री के सचिव के घर पर छापेमारी की गई और उसके बाद यह तस्वीरें आपके सामने। लंबे चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर भी छापेमारी हुई है और ये तस्वीरें जिसमें नोटों की गड्डियां इस वक्त आपको नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड की, जहां पर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीएमएलए के तहत करीब 6 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद की क्या बरामदगी है यह इस वक्त आपके सामने। नोटों की जो गड्डियां हैं, जो ढेर है नोटों का, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। झारखंड के मंत्री के सचिव के घर पर यह छापेमारी हुई है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर भी छापेमारी हुई है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए टेंडर घोटाले को लेकर आज ईडी सुबह तकरीबन 7 बजे से झारखंड के आधा दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने उन पर रेड कर रही है एक साथ। इसके अलावा जो मोटी जो बरामदगी हुई, जो मोटा कैश आप इस वक्त देख रहे हैं जमीन पर पड़ा हुआ, वो दरअसल जो आलमगीर है, जो कि झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उनके निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनके घरेलू नौकर के घर से बरामदगी हुई है। यानी कि नौकर के घर से इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलने का मामला सामने आया है। नोटों की गिनती के लिए अभी भी कई मशीनें मौके पर मंगवाई गई है ईडी के द्वारा और अभी भी नोटों की गिनती वहां पर जारी है। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं जो कि सेल सिटी है झारखंड की, वहां पर मौजूद है। इसके अलावा कई जो रूरल इलाके हैं वहां पर ये रेड चल रही है। और दरअसल जो टेंडर घोटाले को लेकर वीरेंद्र राम जो है, जो कि चीफ इंजीनियर थे झारखंड सरकार में, उनको निलंबित किया गया था और उसके बाद इस मामले में कई और नए खुलासे हुए, जिसके बाद ईडी ने आज सुबह ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र। तो झारखंड के मंत्री के सचिव के घर और निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पर भी छापेमारी हुई। कुल मिलाकर 6 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई।